नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये हमारा पॉडकास्ट है भारत एंड जियो पॉलिटिक्स। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, वेनेजुएला के बारे में। कैसे वेनेजुएला भारत की स्मार्ट ऑयल मार्केट रणनीति में फिट बैठता है। हाउ वेनेजुएला फिट्स इनटू इंडिया स्मार्ट ऑयल मार्केट स्ट्रेटेजी। आज के हमारे प्रतिष्ठित वक्ता है डॉक्टर आदित्य जी। डॉक्टर आदित्य जी काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अध्यक्ष हैं और वो भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं। मैं हूं आपका मेजबान हरि प्रकाश सिन्हा और आज हम जानेंगे कैसे भारत वेनेजुएला के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है और इससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ चौंकाने वाली जानकारियां और अनकही बातें। तो डॉक्टर आदित्य जी, क्रिएटिव सजिटेरियस में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद हरि प्रकाश जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने मंच पर दोबारा से निमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। धन्यवाद। हम आपको यहाँ पाकर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे इस बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि वेनेजुएला, हम जानते हैं कि वेनेजुएला के पास में जो ऑयल रिजर्व्स है वो बहुत बड़ा है और वेनेजुएला से काफ़ी सस्ती जो ऑयल है वो लोगों को मिलती है, दुनिया को वो सप्लाई करता है। लेकिन एक कम्प्लेक्सिटी ये भी है कि भारत में सिर्फ कुछ ही कंपनियां हैं, एक जियो की, रिलायंस की, और दूसरी जो है जो पहले एसआर ऑयल थी। सिर्फ इसी दो जगहों पे इस ऑयल को प्रोसेस किया जा सकता है। तो एक कम्प्लेक्सिटी भी है। फिर भी इसके बीच में हम देखते हैं कि जो भारत को जो ऑयल की ज़रूरत है उसमें हम लोग कैसे वेनेजुएला के साथ में अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि वेनेजुएला के जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, तो उसमें आप भारत को कहाँ देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत को वेनेजुएला कितना महत्व दे सकता है और भारत से संबंध बनाने के लिए वेनेजुएला कितना इंटरेस्टेड है। तो इसके बारे में हम आपसे विचार जानना चाहेंगे। देखिए, भारत और वेनेजुएला के जो द्विपक्षीय संबंध थे बहुत ही आत्मीय थे। प्रारंभ से ही जी। दोनों देशों के बीच में राजनैतिक संबंध जो थे 1958 से शुरू हुए थे। जी। 1962 में वेनेजुएला ने अपना दूतावास आरंभ किया था नई दिल्ली में जी। और 1968 में भारत ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अपना दूतावास प्रारंभ किया था। वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण देश है लैटिन अमेरिका में। उनके पास विश्व में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार हैं, जो अभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किए गए हैं। इस राष्ट्र की जो जनसंख्या है वो 28 मिलियन है। तो भारत के हिसाब से तो छोटा देश है, लेकिन लैटिन अमेरिका के हिसाब से बड़ा देश है। और 2005 में वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो अब दिवंगत हैं, उगो चावेज, वो भारत यात्रा पर आए थे। जी हाँ। जी। किंतु भारत का प्रधानमंत्री कोई 1968 के बाद वेनेजुएला में नहीं गया है। आखिरी और पहली प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो वेनेजुएला में गई थी। वेनेजुएला एक समाजवादी राष्ट्र है। उनकी जो राजनीति है वो सोशलिस्ट देशों के साथ चलती है। उसकी अपनी समस्याएं हैं। भारत का जो राजनैतिक संबंध है वेनेजुएला से, जी। वह इस समय राजनैतिक नहीं है, व्यापारिक संबंध है। सिर्फ व्यापारिक है, और वो कच्चे तेल के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि वेनेजुएला समाजवादी राष्ट्र है, और उनका जो व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था है। उस व्यवस्था ने उनकी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, और बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत मिडिल लेवल कंट्री हुआ करते थे आय के अनुसार से, अब वहां पे आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, और ये जो नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, उसका एक विशेष सदस्य है। तो हमारे राजनीतिक संबंध उस तरह से होते थे। और अभी भी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोला मडूरो, वो पहले वहाँ के विदेश मंत्री हुआ करते थे जी। हुगो चावेज के समय में। जो आजकल राष्ट्रपति हैं वो अभी भी सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। कहने के लिए तो भारत भी एक समाजवादी राष्ट्र है। आप अपना संविधान भी देखिए तो उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक लिखा हुआ है। तो किंतु हमारे जो संबंध है इस समय अराजनैतिक हैं, और राजनीति से परे हैं, और सिर्फ व्यापारिक संबंध हैं। उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि वेनेजुएला पे प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं 2019 से। 2005 में भारत 28,000 बैरल्स प्रतिदिन का कच्चा तेल आयात करता था वेनेजुएला से, जी। और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे भारत की अर्थव्यवस्था शिखर पे पहुंचने लगी। जी। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 7.5, 7.5 या 8% होने लगा। तो हमारी कच्चे तेल की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और भारत में कच्चा तेल आयात करने वाला तीसरा देश बन गया, जी। अमेरिका चीन के पश्चात। उसमें ऐसा हुआ कि अमेरिका में जो आंतरिक कच्चे तेल की उपलब्धि हुई और उसका शोषण हुआ, तो धीरे धीरे अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। और 2019 के पश्चात राजनैतिक और कूटनीतिक कारणों की वजह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे वेनेजुएला पे। उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत को अकस्मात वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने का निर्णय रद्द करना पड़ा। कहीं हम खरीद रहे थे 5 लाख बैरल पर डे वेनेजुएला से, वो कम हो गया। तो पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका ने यह निर्णय लिया कि वो वेनेजुएला से संबंध सुधारेगा। तो उन्होंने 6 महीने के लिए उनको एक सुविधा दी कि आप कच्चे तेल का निर्यात कर सकते हैं। तो भारत ने फिर खरीदना शुरू कर दिया वेनेजुएला से तेल। और फरवरी मार्च इस वर्ष भारत
विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर था वेनेजुएला से तेल खरीदने में, कच्चा तेल खरीदने। चीन भी खरीदता है, लेकिन वेनेजुएला को पैसे नहीं मिलते चीन को निर्यात करने से, क्योंकि वेनेजुएला का ऋण है चीन के पास। तो उस ऋण की भरपाई करने के लिए वेनेजुएला को चीन में कच्चा तेल भेजना पड़ता है, तो पैसा तो मिलता नहीं। वो भारत को कुछ डिस्काउंट दे रहे थे पहले, $20 प्रति बैरल, और आजकल $8 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता है वहां से तेल खरीदने के लिए। क्योंकि जो कच्चा तेल वहां से आयात होता है वो उसको हैवी क्रूड बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है उसका शुद्धिकरण करना, उसका शोधन करना, और उसमें सल्फर का जो मात्रा है वो ज्यादा है, हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा है। किंतु आपने जैसे बोला ना कि जो दो ऐसी रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की। शोधशाला हैं जामनगर में, और एक एसआर ग्रुप की भी थी जो आजकल रशियन कंट्री रोजनेफ्ट ने खरीदी हुई है, जी जी उनके पास भी ये सुविधा थी। जी। और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उनके पास भी थोड़ी ऐसी शोधनशाला हैं जहाँ पे वो हैवी क्रूड का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जी। तो भारत इस विषय में सबसे ऊपर है, पश्चिमी देशों के पास ऐसी सुविधा नहीं है। तो फिर वो प्रोसेस कहाँ करता चूं- चूंकि वेनेजुएला 10,000 मील दूर है भारत से, है? हाँ हाँ। जब तक डिस्काउंट नहीं मिले हम्म। कच्चा तेल खरीदने का वहां से हमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो उसकी शिपिंग की जो मूल्य है जी काफी बढ़ जाता है, और वेनेजुएला को भी इस बात का पता है। जी। अभी अप्रैल 2024 में जो प्रतिबंध हटाए गए थे वो दोबारा से आ गए, और अमेरिका ने यह निर्णय लिया है कि वो केस बाय केस बेसिस पे हम्म। विश्व की सभी कंपनियों को कुछ अवसर देगा वहां से कच्चा तेल आयात करने का। लेकिन जो सामान्य छूट दी गई थी वो चली गई है, और उन्होंने बोला अप्रैल के बाद कि 45 दिन में आपका जो भी उनसे व्यापार है वो आप बंद कर दीजिए। अच्छा। उसका कारण है उनकी वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति। वहां पे राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, उसमें विपक्षी नेताओं को पूरी तरह से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिल रही थी, सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनके जो चुनाव थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। चूंकि अमेरिका आदतन दूसरे देशों पे प्रतिबंध लगाता रहता है, इससे वेनेजुएला और भारत में जो संबंध है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि हमारे संबंध व्यापारिक हैं, कच्चे तेल के आयात निर्यात पे केंद्रित हैं। जी तो ये जो है अमेरिका का प्रभाव, जी। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव डालता है, और ये अच्छा प्रभाव नहीं है। और धीरे धीरे हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, और ऐसी जिसको बोलते हैं नीतियां बनानी पड़ेंगी जी। कि भारत और वेनेजुएला के इस कूटनीतिक, व्यापारिक और राजनैतिक संबंधों का किसी तीसरे राष्ट्र की नीतियों का असर न पड़े। तो यहाँ पे एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि बिजनेस के अलावा, इस ऑयल के अलावा, भारत और वेनेजुएला के पास उसके संबंधों को और बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए और भी स्कोप है क्या? क्या स्कोप हाँ, है इसमें? और भी ऐसे
सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ सकते हैं। हम वहां से कच्चे तेल का आयात करते हैं, किंतु हम वहां पर जिसको कहते हैं रिफाइंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जी हाँ। शुद्धिकरण करके जो तेल से प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम उनका निर्यात भी करते हैं। हम वहां पे औषधियां, पश्चिमी औषधियां जिसको फार्मास्यूटिकल बेचते हैं जी जी। या बोलते हैं, उनका निर्यात करते हैं, क्योंकि वहां पे कमी है। अच्छा। क्योंकि पश्चिमी देशों ने उन पे प्रतिबंध लगा रखे हैं और उनकी जो आंतरिक कंपनियां हैं वो दवाइयां मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, और भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हम्म। वो काफी कम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव भी है और काफी एडवांस लेवल पे है, जी। जिसको भारत को कहते हैं कि वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। सभी कुछ बना लेते हैं, हम्म। पश्चिमी आधुनिक औषधियां जी और वैक्सीन। जी। तो उन दोनों बातों में अ, व्यापारिक संबंध बढ़ सकते हैं। और भी चूंकि उनके ऊपर आर्थिक संबंध हैं, लग्जरी डे टू डे आइटम्स हम्म। जिसको एफएमसीजी बोलते हैं, जी हाँ। यू नो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जी। क्योंकि उनको परेशानी हो रही है पश्चिमी राष्ट्रों से आयात करने के लिए, हम्म। तो भारत वहां पे एक अपना जो रोल है हम्म। व्यापारिक, चूंकि जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, वो वेनेजुएला की तरफ ज्यादा है। वो हमें ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करते हैं। हमारे जो निर्यात हैं वेनेजुएला का वो उतने ज्यादा नहीं है। हाँ, तो हमको ट्रेड बैलेंस भी बना के रखनी चाहिए उनके साथ। हाँ जी, तो वो किया जा सकता है। लेकिन हमें एक तो अमेरिका के प्रभाव को वहां पे नजरअंदाज करना पड़ेगा, जी। और हमें अमेरिका को कहना पड़ेगा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम आपकी नीतियों आपके दबाव में नहीं आएंगे। हम्म। किंतु वेनेजुएला की जो आंतरिक स्थिति है, जो राजनैतिक स्थिति है, उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ वहां सही नहीं है। अच्छा। विशेषतया वेनेजुएला का जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, वो है गयाना। गयाना में भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय काफी हैं, जो वहां पे ब्रिटेन के उपनिवेशवादी उनको बंधुआ मजदूर बना के लेके गए थे। वहां पे गन्ने के फार्म्स में काम करने के लिए। तो गयाना और वेनेजुएला पड़ोसी देश हैं, और इस समय मैंने बताया कि वेनेजुएला का जनसंख्या 28 मिलियन है, अच्छा। और गयाना का जनसंख्या सिर्फ 8 लाख है। हम्म। तो बहुत उसके मु, मुकाबले में छोटा सा राष्ट्र है। जी। और वेनेजुएला ने गयाना के 2/3 हिस्से को अपना बताया है। अच्छा अच्छा। उनका एक प्रदेश है जिसको एस्कीबा बोलते हैं। अच्छा। तो एस्कीबा रिवर है, हम्म। नदी है, उसके पश्चिम में जितना भी गयाना का भूभाग है, उस पर वेनेजुएला ने अपना दावा लगाया है। उसका कारण ये है कि वेनेजुएला में तो तेल के बहुत ही रिजर्व्स थे, जी। लेकिन 2015 से गयाना में भी और एक। तेल के रिजर्व पाए गए हैं। जी।
और अकस्मात गयाना की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर जाने लगी है, अच्छा। और उनके पास जिसको पेट्रो डॉलर्स बोलते हैं वो काफी हो गए हैं। तो अब वेनेजुएला उस पर नजर गड़ाई रखकर बैठा है। हम्म। पिछले वर्ष उन्होंने दिसंबर में एक जनमत संग्रह किया वेनेजुएला में ही। हम्म। क्या वेनेजुएला को एस्कीवो राज्य को हम्म। या प्रदेश को हम्म। अपना बनाना चाहिए और वहां में जो निवासी हैं उनको वेनेजुएला की राष्ट्रीयता देनी चाहिए या नहीं। हम्म। अब वेनेजुएला ने ऐसा दावा किया कि वहां पे 95% लोगों ने, वो तो ठीक है वेनेजुएला के नागरिक हैं, वो तो यही कहेंगे। ये जन्म संग्रह वहां पे गयाना में तो हुआ नहीं, गयाना के प्रदेश में नहीं हुआ। मार्च 2024 में वेनेजुएला ने यह सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि गयाना का जो प्रदेश है एस्कीवो, वो हमारा बन गया। तब वहां पे युद्ध जैसी स्थिति है। तो भारत के लिए यह बहुत ही दुविधा का विषय है, किसका हम साथ दें, गयाना का साथ दें या वेनेजुएला का साथ दें। हम्म। और पूरे लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला का कोई और साथ नहीं दे रहा है। और हम्म। अगर वहां पे युद्ध हुआ जी। तो ऐसी संभावना है कि अमेरिका अपना सेना को वहां भेजेगा। हम्म। अ, तो ये बहुत ही जटिल समस्या बन गई है। और इसमें सिर्फ वेनेजुएला का जो इंटेंशन है वो गयाना के जितने भी कच्चे तेल के रिजर्व्स हैं उनको हथियाना। अच्छा, उस प्रदेश में तेल के अलावा और भी खनिज पदार्थ हैं, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ जी। मिनरल्स। जी। वहां भी काफी खनिज भंडार है। तो जैसे चीन लालची होकर दूसरे देशों के भूभागों को अपना बताता है, ऐसे ही वेनेजुएला गयाना के भूभाग को अपना बता रहा है। तो ये जो ऐसा विषय है जिसपे हम वेनेजुएला का साथ नहीं दे सकते। तो सर हम चलते हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया है। भारत लैटिन अमेरिका के संबंधों के व्यापक संदर्भ में वेनेजुएला का क्या स्थान है? कुछ और देखिए, ऐसा है कि भारत ने 1947 से ही लैटिन अमेरिका पे उतना ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया। और हमारे जो राजनेता हैं, मैंने बताया कि वेनेजुएला में सिर्फ एक प्रधानमंत्री की गई थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। खैर, इस समय वेनेजुएला की स्थिति ऐसी नहीं है कि द्विपक्षीय संबंधों के अंदर प्रधानमंत्री स्तर की जी। विदेश यात्रा की जाए वेनेजुएला में। लेकिन अगर हम पूरा लैटिन अमेरिका देखते हैं तो हमारे सिर्फ संबंध जो अच्छे हैं वो ब्राजील से हैं। सबसे ज्यादा हम ब्राजील पे बहुत केंद्रित हैं, जी। जी। ये अति केंद्रित हैं। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। हम लोगों के पास में अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ है और हम्म, हम लोगों ने अब तक 2 ही प्रश्न कवर किए हैं। हम्म। तो बाकी के 2 हम लोग दूसरे दिन के लिए रखें या कैसे करें, या यही समाप्त करें इसको? आप दोनों प्रश्न बता दीजिए, मैं संक्षेप में उनका उत्तर दे दूंगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, तेल उत्पादन में गिरावट को देखते हुए वेनेजुएला कब तक भारत की तेल के मांग को पूरा कर सकता है?
और चौथा है, तेल के अलावा भारत को वेनेजुएला में कोई संभावनाएं नजर आती है क्या? आपकी क्या टिप्पणी है? तो मुझे लगता है चौथे प्रश्न का आपने और जवाब दे दिया है। अभी एक ही है कि अभी जिस तरह से वेनेजुएला का आउटपुट कम होता जा रहा है, उसमें क्या स्कोप है? कब तक हमको वेनेजुएला से तेल लेने की जरूरत पड़ सकती है या वो दे सकता है? देखिए, भारत को जहां से भी तेल मिलता है हमें वहीं से ही लेना चाहिए। जी। पैसा दे रहे हैं, कोई मुफ्ती में तो ले नहीं रहे। हाँ हाँ। कोई हमारे ऊपर चैरिटी तो कर नहीं रहा। जी जी। तो हमारी जो ऊर्जा की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जहां से भी हमें सस्ता तेल मिलता है हमें आयात करना चाहिए। हमें अमेरिका या किसी और राष्ट्र की के प्रतिबंधों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जी वेनेजुएला एक महत्वपूर्ण देश है जहां से हमें ऑयल मिलता जा रहा है, लेकिन उनके आंतरिक विषयों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए उनका ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा है। जी। जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे वो अपना ऑयल इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भारत एक योगदान दे सकता है। ऑफ कोर्स वास्तविकता में ये कोई, हम उन पे खैरात नहीं करेंगे, उनसे हमें जो हम अपनी सुविधाएं देंगे उसका उनसे हमें पैसा लेना होगा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। या हमारे जो ऑयल इंडस्ट्री है वो वहाँ पे जाके रिफाइनरीज करे या ऑयल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे, तो दैट इज ऑल पॉसिबल। हम वेनेजुएला को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी विश्व के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व उनके पास है और हमें उसकी आवश्यकता है। हाँ। तो जो हम्म, साइकिल्स चलती हैं जो उतार चढ़ाव की, हम्म, उनको दूर रखकर हमें दूरगामी संबंध रखने पड़ेंगे वेनेजुएला से। और ब्राजील के बाद हमारे अच्छे संबंध है मैक्सिको से। जी। हमें सर। वेनेजुएला से व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना होगा और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना से संबंध अच्छे करने पड़े। ठीक है सर, हम इसको यही समाप्त करते हैं, हमारे पास अब समय नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट से बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद डॉक्टर आदित्यन जी, आपका समय देने के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं आपके। ये मुझे काफी हर्ष का अनुभव होता है जब मुझे आप निमंत्रण भेजते हैं, क्योंकि आपके पास इतने इतने गूढ़ विषय होते हैं जिस पे और लोग वार्तालाप नहीं करते। तो मुझे हर्ष अनुभव होता है कि भारत में बैठे आप कितनी दूर की बात सोच रहे हैं, और ये आपके मंच के लिए एक गर्व की बात है। धन्यवाद। नमस्कार।